अमीर डैडी किस सिद्धांत में यकीन करते थे? कीप इट स्माइल स्टूपिड। मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो। इसलिए वे हमें दो छोटे बच्चों को सबक को आसान बना देते थे और इस तरह उन्हें हमारी पैसे की नींव को ज़्यादा मजबूत बना दिया था। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज़ किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी हुई परिभाषा किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम व्यवसायिक लोग यह मानते में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आप संपत्ति जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग। छोटे बच्चे को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आप अपनी संपत्ति और अपनी ज़मीन में खुदे गड्ढे के में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की तरह है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों में जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़े हुए को समझाने की काबिलियत होती है, और इस क्षेत्र में हम सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया था। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था, परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में ए मिल रहा था, परंतु उन्हें समझने में मुझे एफ मिल रहा था। और यही ज़्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप अंकों को पढ़ना और समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हज़ारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठी करते हैं। ज़्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या रेखा चित्र छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाए रखा। जहाँ तक बन पड़ा, उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज़्यादा किया, शब्दों का उपयोग कम से कम किया और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल नहीं किया। यह एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। संपूर्ण चित्र प्रथम आय, संपत्ति व दायित्व। ऊपर दिया हुआ बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आमदनी और खर्च बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। नीचे का चित्र बैलेंस शीट है और इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्वों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जानना बहुत ज़रूरी है। पैसों की तंगी की असली वजह यही होती है कि लोग अपनी संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर को ठीक तरह से नहीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्दों की परिभाषा भी समस्या खड़ी कर देती है। अगर आपको दुविधा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश उठाकर उसमें संपत्ति और दायित्व शब्दों का मतलब देख लें। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई जैसे परिभाषा का मतलब मैंडेरियन जैसी किसी विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो।
अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए ये वैसी ही बात हो गई जैसे परिभाषा का मतलब मैंड्रियन जैसी किसी विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को यह आसान परिभाषा सिखाई। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। आय, व्यय, संपत्ति और दायित्व। अब चूंकि संपत्ति और दायित्व को चित्रों में समझा दिया गया है, इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषाओं को समझना ज़्यादा आसान होगा। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में से पैसा डालती है। दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसा निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहें। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फ़र्क को जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह ना तो शब्दों को समझ पाता है, ना ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वह पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो 3 लगे हैं वे पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किस वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यही होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे ज़िंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। इसलिए उदाहरण के तौर पर यह एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न है। रोजगार, आय, तनख्वाह, व्यय, टैक्स, भोजन, किराया, कपड़े, मनोरंजन, यात्रा। संपत्ति, दायित्व, यह मध्यवर्गीय आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। रोजगार, आय, व्यय, संपत्ति एंड दायित्व। रोजगार, आय, तनख्वाह, व्यय, टैक्स, मार्केट गेज, स्थायी व्यय, भोजन, कपड़े और मनोरंजन। संपत्ति, दायित्व, मार्टगेज, कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड। यह एक अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। आय, डिविडेंड्स, ब्याज, किराए से आय, रॉयल्टी, व्यय, कुछ भी नहीं। संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड, नोट्स, रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा और दायित्व, कुछ भी नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं। हम में से हर एक को ज़िंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं। हम में से हर एक को ज़िंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है। चित्र यह बताते हैं कि गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर आदमी की ज़िंदगियों में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उसे पैसे से क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों को इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ गलती होती है। गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्या सुलझ जाती हैं। इसलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं काँप जाता हूँ, या यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ,
या यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। परंतु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज़्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है, और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च और आप पर बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत सही है, मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावतें होती हैं। मैंने यह कई बार कहा है कि स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहेगा, यह मान लिया जाता था। इसका कारण यह था कि इस धंधे में सबसे ज़्यादा पैसा नज़र आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत से संकट हैं जो भगवान ना करे किसी और के सामने हों। बीमा कंपनियों इस व्यवसाय पर काबू किए हैं, सरकार की दखल दे रही है और अदालतों में मुआवजे के केस दायर हो रहे हैं इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फ बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत नई जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कभी हुआ करता था, क्योंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती। इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इस पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। ज़्यादातर लोग यह नहीं बता पाते कि उनके पैसे की तंगी का क्या कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उससे में पैसे की बिल्कुल समझ भी ना हो। ऐसे लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते रहते हैं क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपनों में बदल जाता है।